अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज बहुत सारी खबरें हैं। अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तारियां हुई, दफ़ा 144। इस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। ये जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उससे हम अंदाज़ा करेंगे कि आज क्या पेशरफ्त हुई और इन फ्यूचर मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के कुछ इम्कानात हैं या नहीं है। अगरचे मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा गया, मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त लंदन में मौजूद है, उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब की रिहाई का क्या इम्कानात हैं, तो उनका कहना यह था कि फिलहाल उन्हें रिहाई नजर नहीं आती। और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब की बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अंदर के आदमी हैं और उनके पास ठोस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। अगरचे जो पीटीआई के वकला हैं उनका कहना यह है कि जो मुकदमात हैं वो खत्म हो गए हैं, अब ये टोटल जो मामलात हैं ये सिर्फ सियासी रह गए हैं, इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन राना सनाउल्लाह कैसे कह रहे हैं कि 119 मिलियन पाउंड के केस में बहुत जल्दी उन्हें सजा हो सकती है। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने लफ्ज सजा हो सकती है कहा है, वरना वो ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान को सजा हो जाएगी। क्यों कि उधर से तो सजाओं का जनाब जो ट्रांसफर हो रहा है और चीजों सजाओं की नकलो अमल है वो चूंकि वहां से हो रही है, तो लिहाजा वो प्रिसाइजली उसको कह सकते हैं। आज की पेशरफ्त में हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खानम साहिबा, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे भाई के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात कायम किए गए। पंजाब में जो मुकदमात हैं, लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत पंजाब से मालूम करके बताए कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं ताकि उनकी जमानत ली जा सके। आमतौर पर यह उस वक्त होता है जब नजर आ रहा हो कि जो मोटे मोटे मुकदमात हैं, बड़े बड़े मुकदमात हैं, उनमें जनाब किसी शख्स की जमानत मंजूर हो जाए और फिर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं बाद में कोई छुपे हुए चीजें उस पर न दर्ज कर दी जाए या कोई नए मुकदमात या कोई पुराने मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी न डाल दी जाए। तो ऐसी सूरत में ख्याल किया जाता है कि अब टोटल जो ओवरऑल मुकदमात हैं उनके हवाले से परसू किया जाए। तो शायद इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई का वक्त करीब आ गया है और लिहाजा अब ओवरऑल मुकदमात के हवाले से पता कराया जाए। तो उनको जनाब आज रिपोर्ट जमा करा दी गई पंजाब हुकूमत की तरफ से और बताया गया कि सिर्फ पंजाब में इमरान खान के खिलाफ 54 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद अलहदा है, सिंध अलहदा है, कोयटा यानी बलूचिस्तान में अलहदा है, खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीद है मुकदमात नहीं होने चाहिए, लेकिन वहां भी कोई पता नहीं है कि निगरान दौर के मुकदमात बहुत सारे पड़े हों या उससे पहले के मुकदमात बहुत सारे पड़े हों। तो जनाब पंजाब में जो तफसील सामने आई है उसके मुताबिक 54 मुकदमात हैं। सबसे ज्यादा जनाब 21 मुकदमे वो लाहौर में, उसके बाद 19 मुकदमे रावलपिंडी में। ये 40 मुकदमात तो सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी में हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मजीद 14 मुकदमात भी हैं जी। उसमें गुजरांवाला में एक है, शेखुपुरा में 7 मुकदमात हैं। शायद इमरान खान साहब इस दौरान शेखुपुरा कभी गए भी ना हो, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ 7 मुकदमात सिर्फ शेखुपुरा में कायम किए गए। इसके अलावा फैसलाबाद में भी जनाब 5 मुकदमात हैं, में भी मुल्तान में भी कुछ मुकदमात हों, लेकिन जो ओवरऑल इस वक्त जनाब यानी 12 नवंबर तक जो पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के पास रिपोर्ट जमा कराई है, 54 जनाब उसमें मुकदमात हैं। अच्छा, इनमें ज्यादातर 9 मई के मुकदमात हैं जनाब और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इसी किस्म के छोटे छोटे मुकदमात हैं जिन पर जमानत बड़ी आसानी से हो सकती है। लेकिन अब इनका नया जो अगला लाहेअमल होगा वकला का, वो ये होगा कि हुकूमत पंजाब को मजबूर किया जाए कि वो चूंकि इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं तो इन पर मुकदमात आगे बढ़ाएं, इनके चालान पेश करें, इनकी इंटेरोगेशन करें। और अगर इंटेरोगेशन भी नहीं करते और इमरान खान को 1.5 साल के करीब होने वाला है गिरफ्तारी के और इनको मुकदमात का इल्म है लेकिन फिर उनको अपनी तहवील में नहीं लिया जाता, यानी ये कानूनी तकाजा है कि इन शेखुपुरा की पुलिस जाए उनको अपनी तहवील मिले, फैसलाबाद की पुलिस जाए उनको तहवील मिले, लाहौर पुलिस जाए और तहवील मिले। लेकिन तहवील में कैसे लेगी? इमरान खान को तो आज तक हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया, आज तक उन्हें अटक के बाद अडयाला जेल में उन्हें जनाब रखा गया और आज तक उन्हें जनाब लोअर कोर्ट में भी नहीं लाया गया, इस्लामाबाद की हुकूमत रावलपिंडी की जनाब अदालतों में भी नहीं लाया गया। तो साफ जाहिर है ये नामुमकिन है।
उनको जनाब ना कोई पुलिस भी नहीं ले जा सकती। हाँ, अलबत्ता यह है कि वहां जाकर तफ्तीश करें ताकि इन मुकदमात को परसू हो, लेकिन हुकूमत और पुलिस नहीं करती तो उस पर डेफिनेटली जमानत हो जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इतने अरसे में जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसकी क्या जनाब उस वक्त स्टेटस रहता है। अगर इन मुकदमात की जमानत से पहले उनको सजा दे दी जाती है तो फिर रिहाई फिर मुश्किल हो जाएगी। और सिर्फ पंजाब में मुकदमात नहीं है, मतलब बाकी सूबों में भी मुकदमात हो सकते हैं और सबसे ज्यादा इस्लामाबाद सिटी में भी हो सकते हैं। ये तो रावलपिंडी के 19 मुकदमात है, इस्लामाबाद चूंकि वफाकी कैपिटल है लिहाजा वहां मुकदमात अलहदा और वहां 100 मुकदमात भी हो सकते हैं। बहरहाल ये है कि इसमें अगर हुकूमत पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं डालती, उनकी केसों को यकसू नहीं करती, मुकदमात को यकसू करना टेक्निकल जनाब टर्म में कहा जाता है, यकसू नहीं किया जाता तो फिर अदालतें उनकी जमानत दे सकती हैं। तो ये मामला आगे कैसे चलते हैं जनाब ये अब देखा जाएगा। दूसरी तरफ जनाब अडयाला जेल में तीसरे हफ्ते भी मुलाकात नहीं करने दी गई। मंगल को जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है और ये तीसरा मंगल है कि इमरान खान साहब से उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी मुलाकात नहीं करने दी। ये सिर्फ 3 हफ्ते नहीं है बल्कि उससे पहले तो 25 दिन वैसे ही गुजार दिए गए और सिक्योरिटी के नाम पर और पूरे जनाब अडयाला जेल में किसी से भी मुलाकात पर पाबंदी थी, लेकिन ये 3 जनाब हफ्ते इस तरह गुजार दिए गए। ये हालांकि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की तरफ से ये ऑर्डर्स थे कि जाकर उनकी मुलाकात, पिछली मरतबा मुलाकात नहीं कराई गई तो बहाना ये बनाया गया वो जी लिस्ट हमारे पास नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी हमने तो लिस्ट दी, हम बार बार जाके लिस्ट देते रहे लेकिन रास्ते बंद थे, फिर गलियों में से होते हुए वहां गए, लिस्ट वाले की उन्होंने नहीं मुलाकात कराई गई। अच्छा, इस मरतबा उन्होंने नया ही तरीका इख्तियार किया। ये जनाब मुख्तलिफ 4 से 5 गाड़ियों में ये रहनुमा पहुंचे थे। उनमें कौन कौन से थे जनाब? सबसे पहले उमर अयूब साहब जो पंजाब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं और पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं। शिबली फराज साहब जनाब सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर है। इसके अलावा जनाब साहिबजादा हामिद रजा जो जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाकायदा सरबराह हैं। इसके अलावा जनाब अहमद खान बच्चर जो पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं और पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं, और जनाब आखिरी असद कैसर जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है। इन 5 लोगों को मुख्तलिफ गाड़ियों से गिरफ्तार किया गया और फिर कोई बहाना नहीं मिला कि किस चक्कर में इनको गिरफ्तार किया जाए, तो दफा 144 के जनाब निफाज में उनको गिरफ्तार, फुटेज मौजूद है कि जनाब वो अपनी गाड़ियों से उनको जबरदस्ती उतारा जा रहा है लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह जाहिर नहीं होता कि क्योंकि दफा 144 कहता है कि 5 या 5 से ज्यादा अफराद, तो ये मुख्तलिफ गाड़ियों में थे, एक गाड़ी में बैठे हुए शख्स को घसीट कर बाहर निकालना और फिर 5 की गिनती पूरी करके उनको जनाब उनकी गिरफ्तारी डाल देना, यानी ये फिस्तायत के वो ओछे हथकंडे हैं जो शायद दुनिया में किसी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ठीक है, ये एतराज करते हैं कि जनाब पीटीआई के दौर में भी ऐसा हुआ, लेकिन वो अशरी अशीर भी नहीं था, वो इसका 100वां हिस्सा भी नहीं था जो अब जनाब जुल्म, फिस्तायत और जनाब जबर किया जा रहा है, वो उसकी तारीख में कहीं। फिर जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उनमें जनाब यानी सारी की सारी क्रीम लीडर, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेट, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ पंजाब असम्बली, साबिक स्पीकर, इन लोगों को और एक पार्टी का सरबराह, तो फिर जनाब उनको वार्निंग देकर छोड़ दे। वो कहते हैं जना आलिया हमजा भी थी लेकिन वो जी हमने किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया, ये यहां पर कहा गया। बहरहाल ये एक खबर है और अगर यहां पाकिस्तान की अदालतें अगर जिंदा हों या होश में हों या जाग रही हों तो ऐसा नहीं होता। ये जो जुल्म किया जा रहा है ये किसी तौर पर भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये ऐसा हुआ है। अब बाद में उनको रिहा करा दिया गया और इनको चाहिए था फिर अडयाला जेल पहुंच जाते, लेकिन ये फिर अडयाला जेल नहीं पहुंचे, चौकी से जनाब फिर ये घर आ गए। अब सुबह देखते हैं कि अदालतों में ये जाते हैं या क्या करते हैं। मेरे पास खबर है जनाब कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का जो था 13 जनवरी को, वो मशहूर जमाना जिसमें जनाब बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, उसके खिलाफ नजर सानी की अपील दायर कर दी है। हालांकि 13 जनवरी 2014 का जनाब वो फैसला था और उसके बाद काजी साहब की जब रिटायरमेंट होने वाली थी 25 अक्टूबर, तो उन्होंने जनाब जल्दी जल्दी केस सुनने शुरू किए
और आखिरी दिनों में जनाब ये बाकायदा उसकी नजरसानी भी निपटा दी थी, लेकिन पीटीआई के वकला ने उनका बाइकआउट कर दिया था, वहां नहीं गए थे। लेकिन अब उन्होंने एक मरतबा फिर कि जनाब जो 13 जनवरी और 21 अक्टूबर का, यानी 13 जनवरी का असल फैसला है, 21 अक्टूबर का उस पर नजरसानी का फैसला है, वो नजरसानी में चूंकि हम शामिल नहीं थे लिहाजा जनाब उसको दोबारा नजरसानी के तौर पर रखा जाए। और ऐसी कोई मिसाल चूंकि पाकिस्तान की अदालतों में बहुत कम है, लेकिन रिसेंटली जस्टिस काजी फाइज साहब ने खुद मुबारक सानी केस में जनाब ये एक मिसाल कायम की कि नजरसानी हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए लफ्ज क्योरेटिव इस्तेमाल किया गया कि जनाब उसकी चूंकि काबिल इस्लाह फैसला है, लिहाजा क्योरेटिव के तौर पर उसको ले लिया गया और उसको उसका दोबारा नजरसानी तीसरी मरतबा, नजर सालिस कहना चाहिए नजरसानी की बजाय, तीसरी मरतबा जनाब उस पर गौर किया गया। तो उसको मिसाल बनाकर ये कह रहे हैं कि हमारा केस भी दोबारा सुना जाए, सहबारा सुना जाए। और ये केस जो जाएगा ये साफ जाहिर है हमारे आईनी अदालत की बजाय जस्टिस याहिया अफरीदी के पास जाएगा। लेकिन यह भी मुमकिन है जस्टिस अमीरुद्दीन खान उससे पहले ही वो कहें कि नहीं ये फैसला मैं करूंगा कि ये कहां जाना है। बहरहाल देखते हैं कि इसको इंटरटेन किया जाता है या नहीं किया जाता। इसी तरीके से जनाब गुज़श्ता दिनों शेर अफजल मरवत साहब ने एक रिट दायर की थी कि जनाब कैदियों को सियासी जनाब गुफ्तगू पर जो पाबंदी है वो गैर आईनी है। ये जीएल्स रूल्स की एक शिक है जनाब, जिसमें कहा गया कि कैदी जो है वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन जब उनकी मुलाकात आएगी तो सियासत पर तो गुफ्तगू होगी। सियासत तो ये पूछा जाए कि आजकल जनाब वजीर आला पंजाब कौन है, तो ये सियासी गुफ्तगू है। आजकल जनाब हमारे यहाँ हुकूमत कैसी जा रही है, सियासी गुफ्तगू है। या शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कहां गए हुए हैं, मतलब कौन सी बात है जो सियासी नहीं हो सकती। इस पर जनाब जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने फैसला दिया था कि यह शिक गैर कानूनी से कानून अदालत से निकाला जाए, लेकिन कमिश्नर साहब उसके के जवाब में बाकायदा इंट्रा कोर्ट अपील के लिए उन्होंने दरखास्त दायर की है कि ये जो शिक है जनाब ये कानूनी है और इसको जनाब लाजमी अडॉप्ट किया जाए और इसको रखा जाए और सिंगल बेंच का फैसला इसको कालादम करार दिया जाए। इस पर क्या फैसला आता है, असल में ये जितने भी फैसले आ रहे हैं ये अदालतों के लिए भी एक इम्तिहान है। क्यों, जस्टिस काजी फाइज साहब 25 अक्टूबर का एक स्याह दौर था, उसमें जो फैसले आए वो वाकई परेशान कुन थे। लेकिन अब अगर अदलिया अपने आप को आजाद साबित करना चाहती है तो उन्हें फिर आजाद फैसले भी देने होंगे, वरना यही कि अदलिया की रूह कब्ज कर ली गई है और सिर्फ ढांचा बाकी है और किसी ढांचे से आप क्या इंसाफ तलब करेंगे, क्या करेंगे। और ऐसी सूरत में कि जब खुद मजलूम हो वो आगे कैसे इंसाफ मुहैया कर सकते हैं, यह बहरहाल एक अहम है कि इन पर क्या फैसले आते हैं। इसी तरीके से जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में एक केस पेश किया गया कि करप्शन केस है, इसको सुना जाए या वापस जनाब इसको नैब अदालत में भेज दिया जाए। तो उस पर जो रिमार्क्स थे वो कमाल के थे। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि करप्शन केसेस खुद पार्लियामेंट ने खत्म किए हैं और पार्लियामेंट को जब होश आएगा तो उस वक्त बहुत नुकसान हो चुका होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में करप्शन को एज ए अडॉप्ट एक फैशन और एक प्रोफेशन के तौर पर ले लिया गया, जिसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा एक एक बाल उसका मकरूज हो चुका है और उसके पास सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। ये रिमार्क्स शायद इस पर फौरी अमल दरामद ना हो, लेकिन ये तारीख में लिखे जाएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने आपको रिमार्क्स पार्लियामेंट को दिए थे कि जब तुम करप्शन केसेस को खत्म कर रहे हो, करप्शन को रिवाज दे रहे हो और जब तुम्हें इसके नुकसान का अंदाजा होगा, ख्वाबे खरगोश ख्वाबे गफलत से पार्लियामेंट निकलेगी तो उस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। एक और छोटी सी खबर है जनाब कि आदिल बाज़ई को, जो कोयटा से जनाब रुकने कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, उन पर जनाब के उनकी सीट जनाब खत्म करने के हवाले से एक रेफरेंस दायर किया गया था, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया। आज जनाब जो आदिल बाज़ई के वकला थे वो चीख कर बताते रहे कि हमने तो 20 फरवरी को उस वक्त की जनाब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसमें शमूलियत का हलफनामा दिया था। ये बाद में जो मुस्लिम लीग 23 अक्टूबर को जो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का हलफनामा, ये जाली है, गलत है। आज तक हम कभी, जनाब आदिल बाज़ई का कहना था कि मैं कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठा, मैं अपोजिशन के साथ रहा हूं, और ये जो इन्होंने जनाब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का हलफनामा, ये गलत है। इवन जनाब वहां जहां से जारी हुआ ओथ कमिश्नर कह चुका है
कि मेरे सामने कभी आदिल बाज़ी नहीं हुआ। उस पर जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है वो गलत है। वो कहते हैं मेरे जो सिग्नेचर किए गए उसका आप फोरेंसिक करा लें, ये सारा जाली है। लेकिन इसको मानेगा कौन? ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, शायद हाई कोर्ट के पास होता तो शायद कोई काबिल इस्लाह सूरत है। बहरहाल फैसला महफूज किया गया, आगे देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये सारे के सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, सारी की सारी जो अपडेट्स हैं, वो ये बताती हैं कि हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उनका जुल्म, जबर, तसल्लुत कायम रहे। लेकिन ये दीवार की, चूंकि रेत की दीवारें हैं और जनाब बेसलेस हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है, बगैर पब्लिक की हमायत के बगैर हुकूमत है, लिहाजा ये एक चीज ठीक करते हैं, दो दीवारें और गिर जाती है, फिर तीसरी तामीर करते हैं, चौथी और गिर जाती है। बहरहाल देखते हैं कब तक सरवाइव करेंगे। मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करें। इस दीवार ने गिरना है, चाहे वो जनाब अदालत के जरिए गिरे या फिर अवाम के एक आखिरी धचके के जरिए गिरे। वो जो पीटीआई जिसकी तैयारी कर रही है उस अवामी एहतजाज से गिरे, इसने गिरना है। और जब गिरेंगे तो मैं समझता हूं ये लोग पता नहीं कहां जाएंगे, किस तरीके से अपना मुंह दिखाएंगे, जो जुल्म और फिस्तायत ये कर चुके हैं। बहरहाल ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।